आज के क्लास में हम एज प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे। देखो, उससे पहले आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किसी भी इंग्लिश में अगर आपको कोई सेंटेंस गिवन है, आपको इंग्लिश में कोई एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट गिवन है, तो उसको आप मैथमेटिकल सेंटेंस कैसे बनाओगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास कुछ कीवर्ड्स गिवन होते हैं। जैसे हम परसेंटेज में कर रहे थे, फ्रैक्शन में कर रहे थे, ऑफ लिखा था तो वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया, इस लिखा था तो इक्वल लगा दिया। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे थे वो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होते हैं और यहाँ पर भी होंगे। तो उन्हीं की हम पहले आज प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़े से कीवर्ड्स पढ़ा दूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे जो है हम किसी भी एक सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में बना सकते हैं। अब देखो, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको देखकर ही हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कौन सी जगह पर कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो ये तो बहुत सारे और बेसिक से बहुत से हैं, लाइक प्रोडक्ट हो गया, सम हो गया, बाय हो गया। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इन्हीं को देखकर हम जो है वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा ऑपरेशन आएगा। तो पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर वो लगा देता हूँ कंप्लीटली वर्ड्स की एक टेबल, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में जो है उसको देखकर प्रैक्टिस करना। और कुछ जो ज़रूरी है जो उसमें नहीं होंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इस पिक्चर का। मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और बता दूं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला है आपके पास x लेस y। सिंपली इसका मतलब डिक्रीज वाला ही होता है। आप क्या करोगे, x माइनस y कर दोगे। जब भी आपके सामने कोई भी एक नंबर है x लेस y तो सिंपली इसका मतलब है आपको माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने आए 2 लेस 3 तो सिंपली आप 2 माइनस 3 कर दोगे। तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करोगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है जो इसी से रिलेटेड है, x लेस देन y। अब आप इसको वर्ड बाय वर्ड लेने के बजाय इसको रिवर्स में लिखोगे। अगर आपसे कहे x लेस देन y, जहां पर ये देन आ जाए, एक कंपैरिजन आ जाए, तो आप उसको वर्ड वर्ड बाय नहीं बल्कि रिवर्स में लिखोगे। मतलब कि अगर आपसे कहे x लेस देन y, अगर देन आ जाए, कंपैरिजन आ जाए दो नंबर्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज के दरमियान, तो आप वर्ड बाय वर्ड के बजाय उसको रिवर्स में लिखोगे। x लेस देन y, x माइनस y नहीं होगा, आप इसको रिवर्स में लिखोगे, वो होगा y माइनस में x। सही है। अगर सिंपली कहे x लेस y तो x माइनस y, लेकिन अगर कंपेयर करें किसी चीज के साथ x लेस देन y तो आप उसको रिवर्स में लिखोगे y माइनस में x। ठीक है। उसके बाद आपके पास x इज लेस देन y। अब आपके पास आ जाएगा इज लेस देन y, तो अब आपका सिंपली यहाँ पर मकसद वो लेस देन y वाली सिंपल ही यूज होगी। तो ये इन तीनों में डिफरेंस होता है, आपको ये लाजमी देखना है। अच्छा, यही चीज आप ग्रेटर के लिए भी करोगे। लाइक यहाँ पर लेस है तो वहां पर अगर आप ग्रेटर लगाओगे तो वो पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है एट लीस्ट। अब देखो, एट लीस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सही है। एट लीस्ट का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई भी चीज होती है, आप कहते हो कि n जो नंबर है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 7, तो इसका मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है, इस सिचुएशन का मतलब है कि ये हमसे कह रहा है n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। n या तो 7 होगा या 7 से बड़ा होगा। n जो है वो या तो 7 के इक्वल होगा या 7 से बड़ा होगा। तो तभी हम कह रहे होते हैं एट लीस्ट या तो ये 7 हो सकता है या तो उससे ज्यादा हो सकता है, तभी हम एट लीस्ट को यहाँ पर यूज करेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल के लिए। अगेन उसी के बरक्स अगर एट मोस्ट आ जाए तो लेस देन आर इक्वल टू। फॉर एग्जांपल अगेन यही एग्जांपल लेते हैं, n लेस देन आर इक्वल टू 7 आ जाए तो इसका मतलब है n या तो 7 होगा या 7 से छोटा होगा। तो हम क्या कह रहे होते हैं कि हो सकता है एट मोस्टली हमें लगता है कि n जो है वो या तो 7 होगा या तो 7 से छोटा होगा। मतलब एट मोस्ट तो सबसे ज्यादा हाई हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 हो सकता है। तभी हम कहते हैं एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन आर इक्वल टू, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। बाकी ये इज वाज विल इस सब का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि इज आपका प्रेजेंट में यूज हो रहा है, पास्ट और फ्यूचर ये आप वहां पर देखोगे। और वर्ड प्रॉब्लम में यही बता रही होती है कहां पर हमें फ्यूचर का कैसे यूज करना है, प्रेजेंट का, पास्ट का। अच्छा, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? एक्सीड्स का मतलब होता है किसी चीज में इजाफा करना, और सिंपली ये एडिशन को शो करता है ना कि मल्टीप्लिकेशन को। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि y को एक्सीड कर दो 2x प्लस 3 में, तो आप सिंपली 2x प्लस 3 कर दोगे। या आपसे कहा जाए y को एक्सीड करो 2x एंड 1 में, तो सिंपली आप क्या करोगे, y को एक्सीड करोगे 2x और 1 को ऐड कर दोगे। सही है, ना कि मल्टीप्लाई कर दोगे। काफी लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में ले रहे होते हैं, आप एडिशन में लोगे, तो इसको आप कह सकते हो।
डिमिनिश्ड का मतलब होता है सबट्रैक्ट हो जाना, डिक्रीज हो जाना, माइनस हो जाना। यंगर का मतलब होता है छोटा। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाए कि भाई ए यंगर है आपका बी से, सही है, तो इसका मतलब है ए आपका छोटा है बी से। और अगर ओल्डर कहे ए ओल्डर देन बी, तो सिंपली आप कहोगे कि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। और जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा वो भी चीजें हमारी यूज हो रही होती हैं। कुछ कीवर्ड्स तो मैंने आपको पढ़ा दी, अब कुछ उससे रिलेटेड पहले इजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जब हम एज के प्रॉब्लम्स करेंगे तो ऑटोमेटिक एक डिफिकल्टी लेवल बन जाएगी। अब देखो पहला आपके सामने लिखा हुआ है अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 5। तो सिंपल क्या हुआ कि n नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है 5 के साथ, आप n+5 लगा दो। सही है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी। अ नंबर n इज डिक्रीज बाय 3, इसका मतलब है वो n नंबर डिक्रीज हुआ है 3 से। अगर आप किसी भी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड देखते जाओगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। उसके बाद आप देखो लिखा हुआ है अली इज ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल। अब हम फॉर एग्जांपल अली की एज को ए कंसीडर करते हैं और बिलाल की एज को बी कंसीडर करते हैं उनके फर्स्ट लेटर के साथ। तो ये कह रहा है अली इज ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल। वर्ड बाय वर्ड देखते जाओ तो अली क्या हो जाएगा, ए इज का मतलब होता है इक्वल लगा दो ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल, इसका मतलब है बिलाल की एज को ट्वाइस कर दो। बिलाल की एज हमने बी कंसीडर की और हमने उसको ट्वाइस कर दिया, तो ये क्या बन गया, अली इज ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल। अली इज ट्वाइस द एज ऑफ बिलाल, इस तरह आप कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आपके सामने लिखा है अली इज 5 years यंगर देन दुआ। अब देखो सब्ट्रैक्शन का केस मैंने आपको ध्यान से पढ़ाया, उसको आपने ख्याल करना है। काफ़ी लोग क्या कर देते हैं अली इज 5 years यंगर देन दुआ, तो इसका मतलब है अली की जगह फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं और दुआ की एज डी ले लेते हैं। इसी सेंटेंस को देखकर वो क्या करेंगे, अली की एज ए और इसका मतलब होता है इक्वल टू 5 years यंगर, मतलब कि 5 को माइनस कर देंगे दुआ की एज से। अब ये गलत हो जाएगा, मैंने आपको ये सब्ट्रैक्शन के केस में अच्छे से पढ़ाया तो आपको ख्याल करना है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है अली इज 5 years यंगर देन दुआ, इसका मतलब है अली 5 साल दुआ से छोटा है। तो यहाँ पर तो ये इक्वेशन गलत बन जाएगी। तो सिंपली आप क्या करोगे, दुआ की एज से 5 साल कम कर दोगे, तभी जाके वो एज अली की बन जाएगी। सिंपली दुआ की एज से आप 5 साल कम करोगे। तो सब्ट्रैक्शन के केस में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है वर्ड बाय वर्ड देखते हुए। बाकी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अली इज 5 years यंगर देन दुआ क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी माइनस 5। ए यहाँ पर अली की एज को शो कर रहा है, डी यहाँ पर दुआ की एज को शो कर रहा है। उसके बाद आपके सामने है सम ऑफ फादर एंड सन इज 80। सिंपली सम कर दो फादर एंड सन की एज को और इज इक्वल टू में 80 लगा दो। तो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल फादर की एज एफ है, उसके बाद एस की एज, सन की एज एस ले लेते हैं। ये कह रहा है उन दोनों का सम कर दो, तो सम कर दिया, इसका मतलब होता है इक्वल और यहाँ पर 80 लगा दो। तो सम ऑफ फादर एंड सन इज 80। तो एफ प्लस एस हमने क्या कर दिया, 80 को रख दिया। उसके बाद कह रहा है सब्ट्रैक्ट सी फ्रॉम द क्यूब ऑफ डी। सब्ट्रैक्ट सी फ्रॉम द क्यूब ऑफ डी, इसका मतलब है क्यूब ऑफ डी में से सी माइनस करो। तो क्या कर दोगे, डी क्यूब माइनस सी, ना कि सी माइनस डी क्यूब। उसके बाद आपके सामने है ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी। ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी, ये दोनों लाजमी देखना, ये पढ़ा भी दिए। ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब है आप देखो कि आप ट्वाइस करोगे किसके सम को, ए और बी के सम को। तो ए और बी को आप आपस में सम कर दो और हमने उसको ट्वाइस भी कर दिया। उसके बाद आपके पास है सम ऑफ ट्वाइस ए एंड बी। अब इसको ध्यान से देखना, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। देखो सम ऑफ ट्वाइस ए एंड बी, इसका मतलब है ये कह रहा है सम ऑफ, अब किसका सम चाहिए हमें, ट्वाइस ए एंड बी, मतलब कि आप यहां पर ट्वाइस ए को करोगे एंड बी, इन दोनों का सम रखोगे। सम ऑफ ट्वाइस ए एंड बी मतलब कि ट्वाइस ए और बी का सम, ऊपर क्या था ट्वाइस द सम ऑफ ए एंड बी, मतलब कि पहले ए एंड बी का सम करो एंड देन उनको ट्वाइस कर दो। और यहां पर क्या था सम ऑफ ट्वाइस ए, यहां पर जस्ट ए को ट्वाइस करेंगे एंड देन बी ऐड कर देंगे। तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ थ्राइस ए एंड बी। प्रोडक्ट ऑफ थ्राइस ए एंड बी मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ थ्राइस ए, इसका मतलब है 3a, इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ, आप ये कह सकते हो 3ab। उसके बाद आपके पास आता है 3 लेस देन अ नंबर n। अब देखो आपके पास जो है वो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ये मैंने आपको कंपैरिजन वाली चीज़ समझाई। जहाँ पर कंपैरिजन होगा आप वहाँ पर वर्ड बाय वर्ड के बजाय थोड़ा सा रिवर्स चलोगे
तो इसका मतलब है यहाँ पर n-3 होगा, ना कि 3 - n होगा। जहाँ पर कंपैरिजन की बात होगी तो आपको थोड़ा सा सेंस का ख्याल रखना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद सिंपली y एक्सीड्स 2 टाइम्स अ नंबर x एंड 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स अ नंबर 2x, x कोई भी नंबर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर गिवन है, एंड 1, तो यहाँ पर हमने +1 कर दिया। द सम ऑफ अ नंबर a एंड 3 इज एट लीस्ट 7। द सम ऑफ अ नंबर a एंड 3, इसका मतलब है a और 3 का सम इज एट लीस्ट 7। एट लीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, आप यहाँ पर लगा दो। तो इस तरह जो है वो आप स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हो मैथमेटिकल टर्म्स में। उसके बाद कुछ इंग्लिश टू मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। द सम ऑफ अ नंबर x एंड 3 इज एट लीस्ट 7। द सम ऑफ अ नंबर x एंड 7 इज एट लीस्ट 7। देखो ये कह रहा है सम ऑफ x एंड 3, इसका मतलब है ये जो आपके पास नंबर x है और दूसरा नंबर 3 है, इन दोनों का सम कर दो। तो आप कैसे करोगे, x + 3, इसका मतलब आप लेते हो इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज एट लीस्ट 7। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो आपने 7 लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x + 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। उसके बाद when 2 is subtracted from a number the difference is at most 5। when 2 is subtracted from a number, याद रखना इस कंडीशन को, when 2 is subtracted from a number मतलब कि ये किसी भी नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उनका जो डिफरेंस बन रहा है, उनकी जो सब्ट्रैक्शन बन रही है वो इज एट मोस्ट 5 है। तो सिंपली when 2 is subtracted from a number, कोई भी नंबर है n लगा देते हैं, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो आपका डिफरेंस बन गया वो आपका एट मोस्ट 5 होगा। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू, और सिंपली 5 लगा दो। अच्छा मार्कर को भी जो है वो अभी खत्म होना था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 1/2 ऑफ अ नंबर एंड डिमिनिश्ड बाय 5 इज 17। 1/2 ऑफ अ नंबर, तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 ऑफ अ नंबर, इसका मतलब है 1/2 एंड कोई भी नंबर है डिमिनिश्ड बाय 5। डिमिनिश्ड का मतलब होता है रिड्यूस होना, सब्ट्रैक्ट होना, तो हमने माइनस लगा दिया। बाय 5 इसका मतलब होता है इक्वल, यहां पर आप 17 लिख दो। तो 1/2 ऑफ अ नंबर है डिमिनिश्ड बाय 5 इज 17, क्या हो जाएगा, n/2 - 5 इज इक्वल टू 17। उसके बाद आप देखो, if 11 less than 7 times a number is 7 more than 4 times a number। if 11 less than 7 times, इसका मतलब है यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर 11 - 7 नहीं बल्कि 7 - 11 करोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, if 11 less than 7 times a number, इसका मतलब है किसी नंबर का पहले तो आप 7 टाइम्स ले लो, तो हमने n ले लिया, वो आपका कम हो रहा है किससे, 11 से। यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है, तभी हम रिवर्स वाला मेथड देखेंगे। इज 7 मोर देन 4 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब होता है इक्वल। 7 प्लस का मतलब होता है मोर देन का याद कह लो मतलब होता है प्लस 4 टाइम्स अ नंबर, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर 4n लगा दो। तो if 11 less than 7 times a number is 7 more than 4 times a number, क्या हो जाएगा, 7n - 11 is equal to 7 plus 4n, या आप लिख सकते हो 7n - 11 is equal to 4n plus 7। देखो एडिशन पर आपका असर नहीं पड़ता, आप कोई भी लिख सकते हो पहले, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती सब्ट्रैक्शन में, तभी हम इसको जो है वो नहीं कर रहे थे, बल्कि डिफरेंस पता हो जाएगा। उसके बाद देखो, सम ऑफ a एंड b इज द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सम ऑफ a एंड b, इसका मतलब है a और b को ऐड कर दो, सम कर दो, इसका मतलब होता है इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, मतलब के a एंड b की प्रोडक्ट का क्यूब रूट होगा, तो a और b को मल्टीप्लाई कर दिया और इनका क्यूब रूट लगा दो। तो देखो कितना आसान था। अब यही चीजें यूज होकर वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप अच्छे से वहां पर सही ऑप्शन को टिक करना।
के बाद हम देखते हैं कि एज से रिलेटेड कौन सी टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं। देखो एज से रिलेटेड इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली जो इंग्लिश टू मैथ्स में मैंने आपको बताया वही चीज़ें आपको अब यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है। तो क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको ये पहले ही बता दूं। देखो अगर कहीं पर करंट या प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो आप सिंपली कहोगे कि भाई मेरी एज जो है वो 1 से, मतलब आप अपनी करंट एज बताओगे। अगर आपसे वही एज कुछ अरसा पहले की पूछे, मतलब कि पास्ट की पूछे, फॉर एग्जांपल आपको कहे कि भाई 10 साल पहले, 15 साल पहले, 100 साल पहले, तो सिंपली आप क्या करते हो, प्रेजेंट एज से वो माइनस कर देते हो। तो सिंपली आप ये कह लो कि मैंने एन को यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स लिया है। अगर आपसे कहे कि भाई 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो आप सिंपली करंट एज से माइनस कर देते हो। यही चीज़ अगर आपसे आगे के लिए पूछे, फ्यूचर के लिए पूछे, तो आप उसमें वो पर करंट एज में ऐड कर देते हो। अगर आपके पास नाउ, टुडे या करंट, प्रेजेंट इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं तो सिंपली समझ जाना कि भाई करंट एज की बात हो रही है। अगर एन ईयर्स अगो, मतलब कि 10 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो आ जाए तो सिंपली समझ जाना कि भाई आपके पास पास्ट की बात हो रही है। अगर आपसे कहा जाए आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स, तो सिंपली अगर आफ्टर का वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि भाई फ्यूचर की बात हो रही है। या फिर फ्यूचर में एन ईयर्स फ्रॉम नाउ, आप ये कह सकते हो कि 10 साल आज से, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो ये भी एक फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या फिर एन ईयर्स हैंस, एन ईयर्स हैंस, तो ये भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक 10 ईयर्स हैंस, 20 ईयर्स हैंस, तो आपको समझ जाना है कि ये चीज़ फ्यूचर के लिए। तो ये जब टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हो तो समझ जाना कि भाई कहाँ पर मुझे जो है वो फ्यूचर पूछ रहा है और प्रेजेंट पूछ रहा है या फिर पास्ट पूछ रहा है। पास्ट कोई भी पूछेगा तो सिंपली हम उसको प्रेजेंट से माइनस कर देते हैं, और अगर फ्यूचर के बारे में पूछ रहा होता है तो हम सिंपली उसको प्रेजेंट में ऐड कर देते हैं। और जब सिंपली प्रेजेंट पूछेगा तो हम सिंपली उसको एक्स के तौर पर लेंगे, मतलब कि करंट एज पर लेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं एज के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो इंग्लिश टू मैथ था वो भी कर लेंगे, तो दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और लास्ट ईयर डायरेक्ट टेस्ट में इसका एक क्वेश्चन आया था, एज का क्वेश्चन नहीं आया था, हो सकता है इस साल आ जाए। लेकिन जो इंग्लिश टू मैथ था, लाइक ट्वाइस, प्रोडक्ट, सम, ये वो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो आप उसको भी देख लेना। और एज के प्रॉब्लम्स अभी मैं आपको करवा रहा हूँ और उसके भी 2-3 कर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और देन अपना हम लेक्चर वाइंडिंग कर देंगे। अब क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ ओल्ड इज डेविड इफ हिज एज 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी ट्वाइस हिज एज 7 ईयर्स अगो। सिंपली आप क्या करो, डेविड की एज, करंट एज को x सपोज करो। ये कह रहा है इफ हिज एज 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि x + 6 कर दो। 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा है। विल बी ट्वाइस हिज एज, विल बी इसका मतलब है इक्वल लगा दो, वर्ड बाय देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। विल बी ट्वाइस हिज एज 7 ईयर्स अगो, ये कह रहा है कि 7 ईयर्स अगो जो इसकी एज थी उससे वो ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ अगर इसकी करंट एज 1 से, तो 7 ईयर्स अगो क्या हो जाएगी, 7 ईयर्स अगो आपकी क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये मैंने आपको पढ़ाया, पास्ट की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, विल बी ट्वाइस हिज एज 7 ईयर्स अगो, इसका मतलब है 7 ईयर्स अगो एज के साथ आप उसको ट्वाइस कर दोगे। सिंपली अब आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर दोगे तो आपके पास डेविड की एज आ जाएगी। कैसे करोगे, x + 6 = 2 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, 2x, 2 7 था 14, ये x वहाँ पर लेकर जाओ, 14 यहाँ लेके आओ, 6 + 14 = 2x - x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 = x। इसका मतलब है डेविड की जो एज है वो है आपके पास 20 ईयर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज शी वाज 3 ईयर्स अगो। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो ना, तो कम से कम आपसे जिसकी एज पूछ रहा है उसकी करंट एज भी लिख दो, पास्ट एज भी लिख दो और फ्यूचर एज भी लिख दो, तो भी आसानी होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको समझ आ रहा है तो भी करो। अच्छा, ये कह रहा है 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फॉर एग्जांपल पहले हम इसकी कोई भी करंट एज x ही ले लेते हैं। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है x + 7 हो जाएगा। विल बी की जगह मैंने इक्वल लगा दिया, 2 टाइम्स एज ओल्ड शी वाज 3 ईयर्स अगो, 2 टाइम्स एज ओल्ड एज शी वाज 3 ईयर्स अगो। अगर उसकी 3 ईयर्स अगो एज क्या हो जाएगी, x - 3, करंट एज से मैंने 3 ईयर्स को माइनस कर दिया, इसका मतलब ये एज कौन सी आ गई, 3 ईयर्स अगो वाली। तो ये कह रहा है विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज शी वाज 3 ईयर्स अगो, इसका मतलब अगेन आप इसको ट्वाइस कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे,
टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब अगेन आप सिंपली x को फाइंड करो, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, x को वहाँ लेके जाओ, 6 को यहाँ लेके आओ, सिंपली 2x माइनस 6, इसका मतलब है इसकी एज क्या हो जाएगी, सिंपली 13 साल हो जाएगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3x years from today Ali will be 3y plus 4 times her present age. What is Ali's present age in terms of x and y? देखो फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं अली की जो करंट एज है वो a है, सही है। अब ये कह रहा है 3x years from today, सिंपली क्या करोगे, 3x को ऐड कर दोगे करंट एज में, तो हमने ऐड कर दिया। अली विल बी का मतलब क्या है, इक्वल टू लगा दो 3y प्लस 4 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, इसका मतलब है 3y प्लस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो करंट एज के साथ, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। व्हाट इज अलीज प्रेजेंट एज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, सिंपली हमें अली की एज चाहिए, a चाहिए, तो कैसे फाइंड करोगे, 3x प्लस a इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 3ay प्लस 4a। ओके, सिंपली ये वाला है वहाँ पर शिफ्ट कर दो, 3x इज इक्वल टू 3ay प्लस 4a माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव था, 3x इज इक्वल टू 3ay प्लस का 4a और माइनस का a कितना हो जाएगा, प्लस का 3a। 3x इज इक्वल टू 3a, यहाँ से कॉमन ले लो, कितना बचेगा y प्लस 1। ओके, तो 3 आपके साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू a y प्लस 1, यहाँ पर y प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, y प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो सिंपली अली की एज इन टर्म्स ऑफ x एंड y क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू x अपान y प्लस 1, या आप ये कह लो 1 प्लस y, तो ये हो जाएगी आपकी अली की एज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद क्वेश्चन देखो, अ पर्सन एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, आफ्टर 8 years he will be 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट। सिंपली फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि मदर की जो एज है वो हम x लेते हैं, तो कंडीशन में क्या कह रहे हैं, अ पर्सन एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, इसका मतलब है पर्सन की जो एज हो जाएगी वो मदर की 2/5 होगी, तो 2/5 आप उसकी एज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पर्सन की एज आ जाती है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, आफ्टर 8 years, सिंपली दोनों में आफ्टर 8 years का मतलब क्या होता है, फ्यूचर की बात कर रहा है, दोनों में 8 को ऐड कर दोगे, x प्लस 8 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5x प्लस में 8 हो जाएगा। अच्छा ये 5 है, मार्कर का थोड़ा इश्यू है तो उसको भी मैनेज कर लेना। He will be 1/2 of the ages of his mother, how old is mother at present। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये बंदा जो है आफ्टर 8 years हाफ ऑफ हिज मदर एज हो जाएगा, तो सिंपली आप इसको हाफ कर दो यहाँ पर ही, सही है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि मदर की एज क्या है, तो सिंपली हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे करोगे भाई, x प्लस 8 अपान में 2 इज इक्वल टू, इसकी आप एलसीएम निकालो, यहाँ पर क्या आएगा 2x प्लस 5 आएगा 40 अपान में 5 आ जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x x के साथ, तो 5x प्लस 5 आएगा 40 इज इक्वल टू 2 टू द 4x, 240 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 80। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 4x को यहाँ लेके आओ, 5x माइनस 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, 40 को वहां ले जाओ माइनस 40, तो आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 40, तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो इसका मतलब है उस बंदे की माँ की जो एज है वो आपके पास 40 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अ गर्ल इज 18 years younger than her mother, in 6 years time the sum of their ages will be 54, how old is the girl now। सिंपली देखो ये कह रहा है अ गर्ल इज 18 years younger than her mother, इसका मतलब है माँ से 18 साल छोटी होगी, और जाहिर सी बात है बेटी माँ से छोटी होती है, तो गर्ल को फॉर एग्जांपल हम x ले लेते हैं और मदर की एज को हम क्या ले लेते हैं x प्लस 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गर्ल छोटी है तो माँ जाहिर सी बात है बड़ी है, तो गर्ल से -18 करने की बजाय हमने क्या कर दिया, माँ में 18 साल ऐड कर दिया, हम सिंपली x को फाइंड करके गर्ल की एज आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ इन 6 years टाइम, 6 साल के बाद दोनों में 6 को ऐड कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ भी 6 को ऐड कर दो। अच्छा कहाँ गया भाई, इन 6 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 54, मतलब कि दोनों की एजेस का सम 54 के बराबर हो जाएगा। इसकी एज ये हो जाएगी, इनकी एज ये हो जाएगी, तो x प्लस 6 इसको ऐड कर दो इनकी एज में, x प्लस 18 प्लस 6, तो ये बराबर आ रहा है आपके पास 54 के। अब ये आपसे पूछ रहा है सिंपली गर्ल की एज बताओ, आप x को फाइंड करो, कितना हो जाएगा 1 2 2x 6 और 18 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 54 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास।
अच्छा 2x 30 को मान ले जाओ 54 माइनस 30 2x इज इक्वल टू 54 में से 30 को माइनस करो 24 आ जाएगा। सिंपली x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। इसका मतलब है उस लड़की की एज क्या हो जाएगी 12 साल। अगर यहीं पर अगर मदर की एज पूछ ले तो सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना 12 को, तो आपके पास मदर की एज आ जाएगी। सिंपली मदर की अगर पूछ रहा होता तो कितनी आती 30 इयर्स। The sum of the present ages of father and his son is 60 years। फादर और सन की एज को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया जी 60 इयर्स। उसके बाद कह रहा है 6 years ago father's age was 5 times the son of the son, 5 times the age of the son, after 6 years what will be the son's age। सिंपली देखो ये कह रहा है 6 years ago मतलब कि 6 साल पहले, फादर की एज में से भी मैंने 6 years माइनस कर दिया और सन की एज से भी। ये कह रहा है ये फादर की एज बराबर होगी सन की 5 times ऑफ एज। सिंपली देखो अगेन मैं पढ़ देता हूं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 इयर्स। फादर और सन की एज को ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट क्या है 60। 6 इयर्स अगो तो मैंने दोनों की एज से -6 कर दिया। फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो फादर की एज जो बराबर होगी 6 इयर्स अगो वो 5 टाइम्स ऑफ सन होगी, तो मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है आफ्टर 6 इयर्स व्हाट विल बी द सन्स एज। 6 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, तो सॉल्व करो, ये थोड़ा सा सॉल्व करो। f - 6 इज इक्वल टू 5s हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड लगाओ। f + x इज इक्वल टू 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा f माइनस का 5s और ये माइनस का 6 है, ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ पहले, फिर लिखते हैं। इसको थोड़ा सा मजीद सोल्व करो। f माइनस का 5s यहाँ पर हो जाएगा, ये याद 6 को वहां पर शिफ्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा f - 5s इज इक्वल टू माइनस का 24। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दो। इनको अब आपस में सॉल्व करो तो आपके पास आता है f + s इज इक्वल टू 60। दूसरा है आपके पास f - 5s इज इक्वल टू -24। मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ, सिंपली जब आप माइनस करते हो तो सिंबल्स को चेंज कर देते हो, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा 6s इज इक्वल टू 60 और 24 को आपस में ऐड कर दो तो कितना आएगा 84। सही है। अब आप 6 की टेबल लगाओ, 6 × 6 1 6 6 और 4 6 24 आ जाएगा। इसका मतलब है सन की एज 14 साल हो जाएगी। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है आफ्टर 6 ईयर व्हाट विल बी द सन्स एज। इसका मतलब है 6 साल बाद क्या होगा। अगर उसकी प्रेजेंट एज 14 है तो 6 साल बाद कैसे करोगे, सिंपली ऐड करते हो, तो इसका मतलब है 6 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 20। Ali is now half of his father's age. After 20 years his father will be 1/2 times older than Ali. What is the present age of Ali? Simply ये कह रहा है Ali is now half of his father's age. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फादर की एज को 2x लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल को सन ये कह रहा है उसका हाफ है, तो जाहिर सी बात है 2x का हाफ क्या होता है 1x होता है, तो सिंपली मैंने x लगा दिया। सही है। तो x आपकी हो गई सन की एज, फादर की एज 2x। देखो अगेन मैंने ये कैसे किया, ये कह रहा है फादर की एज से सन की एज हाफ है, तो सिंपली अगर फादर की 2x होगी तो उसका हाफ क्या होगा x होगा, तो हमने सन की एज x को ले लिया। अब ये कह रहा है आफ्टर 20 इयर्स हिज फादर विल बी 1/2 टाइम्स ओल्डर देन अली। आफ्टर 20 इयर्स दोनों में 20 को पहले आप ऐड कर दो, ये भी हो जाएगा आपके पास 2x + 20। सही है। ये क्वेश्चन कौन सा था, हाँ हिज फादर विल बी 1/2 टाइम्स। 1/2 को आप अगर कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास आएगा जी 3/2। सही है, तो आप 3/2 कर देना। अच्छा 3/2 टाइम्स ओल्डर देन अली, इसका मतलब है जो है अली से बड़ा है, तो आप सिंपली 3/2 सन की एज में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आप इक्वल लगा दो। अब उसके बाद देखो कोई डेटा गिवन है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अली। सिंपली प्रेजेंट ऑफ एज अली पूछ रहा है, तो सिंपली आप x को फाइंड करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर दो, x + 3 × 60 अपान में 2 लिख दो इज इक्वल टू 2x + का 20, ये 2 वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 60 इज इक्वल टू 4x + 40। अब ये कैसे करोगे, 3x को वहां लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा 60, 40 को यहाँ ले आओ -40 इज इक्वल टू 4x, और ये हो जाएगा -3x, यहाँ प्लस का था वहां पर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कि 20 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है जो सन है फादर का माशाल्लाह से उसकी एज 20 इयर्स होगी। If Jim's age is increased by Mary's age, the result is 2 times the Jim's age. 3 years ago, if Mary is now
m years what is जिन्स एज। सिंपली आप सिंपली ये देखो कि जिन की एज फॉर एग्जांपल हम जे लेते हैं, ये हम लेते हैं जिन की एज, और मेरी की एज हम लेते हैं m। तो ये हमसे कह रहा है इफ जिन्स एज इज इंक्रीज बाय मेरीज एज, सिंपली इसका मतलब है जिन की जो एज है वो मेरी के साथ एड हो रही है, तो हमने m लगा दिया क्योंकि m यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी को, हमारे पास ये गिवन नहीं है तो हमने m ही लिख दिया क्योंकि इसकी एज भी m ही है। द रिजल्ट इज 2 टाइम जिन्स एज, रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 टाइम ऑफ जिन्स एज 3 इयर्स अगो, मतलब कि जिन की जो 3 इयर्स अगो होगी उसका 2 टाइम्स। तो जिन की 3 इयर्स अगो एज क्या आएगी, सिंपली करंट एज से आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा j माइनस 3, उसका हम ट्वाइस करना है तो ये आपके पास आ जाएगा j माइनस 3। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ मेरी इज नाउ m इयर्स, अगर मेरी की एज अभी m इयर्स है, करंट एज अगर मेरी की m इयर्स है, तो बताओ जिन की एज क्या होगी। देखो मेरी की एज यहाँ पर m इयर्स है तो सिंपली यहाँ पर m ही रहेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे जिन की एज बताओ, इसका मतलब मुझे j बताओ, तो ये कितना हो जाएगा 2j माइनस का हो जाएगा 6, j को वहां लेके जाओ और 6 को यहाँ लेके जाओ, m प्लस 6 इज इक्वल टू 2j माइनस का j, इसका मतलब है m प्लस 6 हो जाएगी जिन की एज। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो आपके पास गिवन है कि जिम और मेरी फॉर एग्जांपल कोई भी दो दोस्त हैं, जिम की एज को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेरी की एज को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कह रहा है जिम की एज जो है वो मेरी की एज से इंक्रीज है, तो इसका मतलब हमने उसको ऐड कर दिया। इंक्रीज का मतलब क्या होता है ऐड करना। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ जिम की एज जो 3 साल पहले थी। तो जाहिर सी बात है अगर जिम की एज आज जे है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी j माइनस 3, उसका ये हमें ट्वाइस दे रहा है तो हमने उसको ट्वाइस कर दिया। अब ये कह रहा है अगर मेरी की एज प्रेजेंट एज m ही है तो जस्ट m ही हमने रख दिया वही सेम। तो ये हमसे पूछ रहा है बताओ जिम की एज क्या होगी इन टर्म्स ऑफ m ही कह लो आप। तो हमने j के लिए सॉल्व किया, ये j यहाँ पर प्लस का था वहां पर माइनस का हो गया और ये माइनस 6 था यहाँ पर प्लस का 6 हो गया, तो m प्लस 6 इज इक्वल टू 2j माइनस j, m प्लस 6 इज इक्वल टू j। तो जिम की एज क्या हो जाएगी, मेरी की एज में 6 साल इजाफा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नासिर इज 10 इयर्स यंगर टू सलमान, इसका मतलब है नासिर जो है वो 10 साल सलमान से छोटा है। तो सिंपली अगर हम सलमान की एज को s ले लेते हैं और ये हमसे कह रहा है नासिर जो है वो सलमान की एज से 10 साल छोटा है, तो इसका मतलब है जो नासिर की एज हो जाएगी वो सलमान की एज से 10 साल कम हो जाएगी। इसका मतलब आप x माइनस 10 रख दो, सही है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है 10 इयर्स बैक, 10 साल पीछे चले जाओ दोनों में, x माइनस 10 लगा दो, यहाँ पर इक्वल लगा दो, x माइनस 10 पर लगा दो, सही है। अच्छा पहले इसमें 10 लगा हुआ है तो पहले अब 10 इयर्स बैक का भी 10 लगा दोगे। उसके बाद क्या कह रहा है नासिर एज वाज 2/3 दैट ऑफ सलमान एज, नासिर की जो एज है वो सलमान से 2/3 हो गई, तो सिंपली आप यहाँ पर जो है वो 2/3 लगा दो। अभी आपसे क्या पूछ रहा है डेट ऑफ सलमान से नाउ ओल्ड इज सलमान नाउ, मतलब ये पूछ रहा है सलमान की एज क्या होगी, आपको एज फाइंड करना है। सिंपली कैसे करोगे 2x माइनस का 20 हो जाएगा, आप 3 लगा दो और वहां पर आपका क्या हो जाएगा x माइनस 20। सिंपली इसको 3 को वहां से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 60। 2x को वहां लेके जाओ 60 को यहाँ लेके जाओ, 3x माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा x। इसका मतलब है सलमान की एज क्या हो जाएगी 40 इयर्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अ फादर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, फादर जो है वो अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा है, तो सिंपली आप क्या कर दोगे x इज इक्वल टू 3x लगा दो, सही है। 3 टाइम्स की बात कर रहा है। 5 इयर्स बैक, 5 साल पीछे चले जाओ, x माइनस 5 कर दो, यहाँ से भी 3x माइनस 5 कर दो। ही वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ये अपने बेटे से 4 गुना ज्यादा बड़ा था 4 टाइम, तो सिंपली क्या कर दोगे इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर आप 3x माइनस 5 लगा दो। अच्छा जी, द एज ऑफ द सन, सन की एज पूछ रहा है, सिंपली x को फाइंड करो, क्या हो जाएगा 4x माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 5, सही है। ये 3x यहाँ पर लेके आओ, 4x माइनस 3x, 20 को वहां लेके जाओ प्लस का 20 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बेटे की जो एज हो जाएगी वो 15 ईयर्स हो जाएगी। 6 years ago the ratio of the ages of the Khalid and Sadaf was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is the Sadaf's age at the present? देखो ये कह रहा है कि खालिद और सदफ की जो एज का रेशो गिवन है वो है 6:5, सही है। 6:5 था ना, हाँ 6:5। तो इसका मतलब आप इसको 6x ले लो और यहाँ पर इसको 5x ले लो, सपोज कर लो। जे की एज का जो रेशो है वो 6 साल पहले का है, अगर मुझे इसको प्रेजेंट एज में लेके आना है इसका मतलब मैं 6 साल आगे चला जाऊंगा,
पास से मैं इधर आ जाऊंगा तो 6 साल कवर करना पड़ेगा। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इनकी प्रेजेंट एज बनाने के लिए आप ये समझो तो मैं उनको +6 कर दूंगा, क्योंकि ये 6 साल पहले का रेशो है, मुझे आगे जाना है तो मैं 6 को ऐड कर दूंगा। ये कितना हो जाएगा 6x + s, और इसकी एज क्या हो जाएगी 5x + s। तो ये हमारी प्रेजेंट एज की आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है 4 years hence, इसका मतलब है 4 साल ऐड कर दो, दोनों में ऐड कर दो, 6x + 6 + 4 कर दो, यहाँ पर भी 5x + 6 + 4 कर दो। द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। इन फ्यूचर जो है इनका रेशो क्या हो जाएगा आफ्टर 4 years 11:10। व्हाट इज द सदर्स एज एट द प्रेजेंट। आप सिंपली दोनों का रेशो फाइंड करो, ये कितना हो जाएगा 6x + का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5x + का 10 हो जाएगा। तो ये दोनों इनका रेशो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास 11:12 था जी हाँ 11:10। इसका मतलब है 11/10। 11:10 को आप 11/10 लिख सकते हो ना, ये मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ाया था, सही है। अब आप सिंपली क्या करोगे, बाय क्लास मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 6x + 10 के साथ, और 11 को मल्टीप्लाई करोगे 5x + 10 के साथ। ये कितना हो जाएगा 60x प्लस ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 55x, ये कितना हो जाएगा 110, सही है। अब 55x को यहाँ पर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा 60x माइनस हो जाएगा 55x इक्वल टू 110 में से 100 को वहां पर लेके जाओ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 5x इक्वल टू 10, सही है। और यहाँ पर 5 × 5 2 × 10, नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 आ गई। अब आपको पता है कि सदफ की एज क्या है, ये देखो सदफ की एज प्रेजेंट एज क्या है 5x + 6। ये हमारे से पूछ रहा है व्हाट इज द सदफ एज एट द प्रेजेंट। पास्ट की पूछ रहा होता तो हम ये करते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट की पूछ रहा है, प्रेजेंट की हमने यहाँ पर कंडीशन बनाई थी। तो सिंपली x की वैल्यू पुट कर दो 5 2 + 6, 5 2 = 10 + 6 इक्वल टू 16। इसका मतलब इस सदफ की जो प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है 16 years। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अली इज 4 years older than बिलाल। इसका मतलब है अली जो है वो बिलाल से 2 साल कितने साल का 4 साल जो है वो बड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, बिलाल की एज में 4 साल को ऐड कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड दानियाल इज 2 years younger than बिलाल। दानियाल जो है वो छोटा है बिलाल से 2 साल, तो सिंपली हमने बिलाल की एज में से 2 को माइनस कर दिया। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47, इसका मतलब है ए बी और डी, इसका मतलब है अली बिलाल और दानियाल की एजेस का जो सम है वो हमारे पास कितना गिवन है जी 47। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ बिलाल, बिलाल की एज को फाइंड करो। अब आपको पता है अली की एज क्या गिवन है b+4, तो b+4 रख दो, बिलाल की एज b रखेंगे, और दानियाल की एज हमें गिवन है b-2, तो b रख दो b-2 और इज इक्वल टू में 47 रखो, और b के लिए फाइंड करो। तो ये कितना हो जाएगा 3b, तो यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 47, और ये 3b यहीं रहेगा, ये 42 7 और यहाँ पर -2 हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, और यहाँ पर टेबल लगेगी 15 टाइम्स। इसका मतलब है बिलाल की एज क्या हो जाएगी 15 years हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन 28 इज एडेड टू इट, फाइंड द नंबर। ये कह रहा है किसी भी नंबर को अगर हम ट्रिपल करते हैं, इसका मतलब आप उस नंबर को 3x कर दो, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नंबर फॉर एग्जांपल वो नंबर हमारा x है, इसको हमने ट्रिपल कर दिया, तो ये जो हमें रिजल्ट दे रहा है ना वो हमें दे रहा है इसी नंबर के साथ 28 को ऐड कर दे रहा है। तो इसका मतलब है आप 28 को ऐड कर दो इसी नंबर के साथ। अगेन मैं पढ़ता हूं, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, हमने किसी नंबर को ट्रिपल कर दिया, इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज व्हेन, ये रिजल्ट की बात हो रही है, जाहिर सी बात इक्वल का साइन आ जाएगा, व्हेन 28 इज एडेड टू इट, तो 28 जो है वो मैंने इस नंबर के साथ ऐड कर दिया, x के साथ ऐड कर दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर, सिंपली आप x के लिए फाइंड करोगे, यहाँ पर x प्लस है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू 28 रखोगे, या कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 28, तो इसका मतलब है x वो आपका 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द सम ऑफ द हाफ ऑफ अ नंबर एंड 48, इसका मतलब है आप सम करो हाफ ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर को हाफ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल n नंबर को हाफ कर देते हैं, एंड 48 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, इसका मतलब उस नंबर का 2 टाइम्स कर दो। देखो मैंने कोई भी एक नंबर उठाया, फॉर एग्जांपल n उठाया, उसको मैंने हाफ कर दिया और ऐड कर दिया 48 में, तो ये कह रहा है उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास उसी नंबर को ट्वाइस कर दो।
तो हमने उसको ट्वाइस कर दिया। तो इसकी आप एलसीएम निकालो, 2 एलसीएम आएगी n प्लस ये कितना हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई n प्लस 96 इज इक्वल टू 4n हो जाएगा। इस लाइन को वहां शिफ्ट कर दो, 96 इज इक्वल टू 4n माइनस n कर दो, 96 इज इक्वल टू 3n। सिंपली यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा 32। इसका मतलब वो नंबर आपका कौन सा है जी 32। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। When a number is multiplied by 4 before subtracting from 68, मतलब कि ये कह रहा है हमने किसी नंबर को 4 टाइम पहले मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने उसको 68 से माइनस किया। तो सिंपली आप पहले 68 रखोगे माइनस 4n, क्योंकि ये कह रहा है हमने उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। नंबर फॉर एग्जांपल हमारा n है यहाँ पर। The result obtained is same as 3 times the sum of the number and 4। तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है 3 times of the sum of number and 4। तो हमने सम ऑफ नंबर एंड 4 कर दिया एंड देन उसको 3 टाइम्स कर दिया। तो अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे ये पता नहीं भाई क्वेश्चन कहां चला गया। फाइंड द नंबर, आपसे नंबर पूछ रहा है। सिंपली आपको n फाइंड करना है। 68 माइनस 4n इज इक्वल टू 3n प्लस 12 हो जाएगा और इस 4n को वहां पर शिफ्ट कर दो, 12 यहां पर लेके आओ, 68 माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n प्लस 4n हो जाएगा। तो अब ये आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 56, यहाँ पर आ जाएगा 7n। सिंपली टेबल लगा दो, आपके पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। तो वो नंबर आपके पास कौन सा आएगी 8। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 4 टाइम्स लेस देन 1/2 ऑफ नंबर, देन नंबर इज। पहले देखो 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर, तो सिंपली कोई भी एक नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब होगा इक्वल टू। उसके बाद आपसे कह रहा है 4 टाइम्स लेस देन 1/2 ऑफ नंबर, 4 टाइम्स लेस देन 1/2 ऑफ नंबर। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है, तो आप कैसे माइनस करोगे 1/2 मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर के साथ एंड देन अब इसको आप लेस करोगे 4 के साथ। मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन हो रहा हो तो वहां पर आप रिवर्स वाला नंबर लिखोगे रेदर देन कि आप फॉलो करो वर्ड बाय वर्ड। अब ये आपसे नंबर पूछ रहा है, सिंपली आपको n फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे n/3 इज इक्वल टू n/2 माइनस 4। यहाँ पर आप एलसीएम निकाल दो, n/3 यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2 और यहाँ पर आएगा n माइनस 2 4 का 8 हो जाएगा। सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2n इज इक्वल टू 3n माइनस 3 8 24। इस 2n को वहां पर लेके जाओ, इस 24 को यहाँ लेके आओ, 24 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n। तो आपके पास n का वैल्यू क्या है सिंपली 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। उसके बाद आपके सामने गिवन है व्हेन 3 टाइम्स अ नंबर n is increased by 7 the result is at most 4 times the number decreased by 1। सिंपली व्हेन 3 टाइम्स अ नंबर n is increased by 7, इसका मतलब है 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर को 3 टाइम कर दो, मैंने n को कर दिया और ये इंक्रीज हो रहा है बाय 7। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, तो मैंने 7 से वो नंबर इंक्रीज कर दिया। द रिजल्ट इज एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है लेस देन आर इक्वल टू, तो मैंने लेस देन आर इक्वल टू लगा दिया। 4 टाइम्स द नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, 4 टाइम्स द नंबर, इसका मतलब एक नंबर को 4 टाइम्स करो एंड देन 1 को डिक्रीज कर दो उसमें से। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन गिवन होगा, ऑप्शन आपके पास गिवन है जी सी। अच्छा इसमें बी ऑप्शन को अगर आप देखो तो इसमें बी ऑप्शन गिवन है 3n प्लस 7। अगर बी को नहीं देखे तो हम किसको देखें, चलो बी को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेस देन गिवन है और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 4n माइनस 1। देखो अब ये जो 4 टाइम्स है ना, ये n और पहले -1 दोनों का है। ये 4 टाइम्स n का भी है 1 का भी है, लेकिन ये जस्ट आपसे कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर देन सबट्रैक्टेड बाय 1। तो आपको ये थोड़ा सा जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था ट्वाइस वाले में, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी अच्छे से टिक करना क्योंकि क्लोज ऑप्शन आ रहे होते हैं। If t is multiplied by the sum of x and 2y is divided by 4y, the result is। ये कह रहा है अगर मैं t को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, the sum of x and 2y, x और 2y के सम के साथ में अगर t को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसके बाद जब मैं उसको डिवाइड करूंगा 4y के साथ तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा। सिंपली इसका मतलब है ये आपको कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत सोल्व करो। अलजेब्रा तो अब आपको आती होगी, तो कैसे करोगे, t को करो पहले x के साथ मल्टीप्लाई, tx हो जाएगा, फिर t को मल्टीप्लाई करो 2y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2ty अपॉन में क्या हो जाएगा 4y।
अच्छा यहाँ पर जो है वो एलसीएम ब्रेक हुई है, तो आप भी एलसीएम ब्रेक कर दो, टी एक्स अपान में भी 4y रख दो और प्लस लगा दो, 2ty अपान में 4y लगा दो। तो देखो कोई चीज कैंसिल हो रही है, अगर हो रही है तो वो सिंपली आप कैंसिल कर दो। तो देखो कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, यहाँ पर ये y कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 टू द 4, तो आपके पास क्या बनेगा, टी एक्स अपान 4y प्लस टी अपान में 2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। सही है, देखो ऑप्शन दिया है, हाँ जी, एक्स टी अपान 4y प्लस टी अपान 2, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हम आंसर दे देते हैं। सही है।